नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आप सब कैसे हैं? मुझे पता है सब अच्छे होंगे। किरदार ज़िंदगी के नए पायदान के साथ वैभवी फिर हाजिर है आप सभी के समक्ष और हमेशा की तरह हर बुधवार शाम 7 बजे एक नई शख्सियत के साथ मैं मिलने आती हूँ और उस शख्सियत से मिलवाती हूँ, उनके बारे में बताती हूँ और आप सभी बहुत अचंभित होते हैं जब हमारे नए किरदार एक ऐसी शख्सियत आपके सामने आती हैं जिनके बारे में जानकर आप अभिभूत होते हैं और हमारी यही कोशिश है जिसकी वजह से आज 80 पायदान पार कर चुके हैं हम। जी हाँ, 80 एपिसोड आज कंप्लीट होने वाले हैं किरदार ज़िंदगी के, तो वैभवी की जो मुस्कान है वो भी 80 गुना बढ़ गई है क्योंकि 80 एपिसोड पूरे करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो सब इसलिए क्योंकि आप सभी का साथ और आप सभी का सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। गुलशन ग्रोवर जी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। जब मैं आपका नाम पढ़ती हूँ तो मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री के गुलशन ग्रोवर याद आ जाते हैं। इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है आपका नाम पढ़ना और बहुत अच्छा लगता है आपकी उपस्थिति हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती है देखकर। एक ऐसे शख्सियत से आप सभी को मिलवाने आई हूँ जो बहुत ही नायाब हैं क्योंकि टीम वर्क करते हैं और जैसा कि हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का ये पटल है, ये भी टीम वर्क से चलता है। हमारी बहुत सशक्त टीम है। सुदर्शन शर्मा सुधी जी, राजीव अग्रवाल जी, मीता गुप्ता जी, सुरेंद्र शर्मा सागर जी, नेहा शर्मा, साबिर परवेज़, रेणु सिंह, ये सब ऐसे सशक्त हमारी टीम है, हमारी टीम के लोग हैं जिनकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम चलता है। उसी तरह एक ग्राम पाठशाला चलाई जा रही है, जो एक टीम वर्क है और उस टीम के एक सदस्य को आज हम आपसे मिलवाने आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रख्यात लेखक, प्रख्यात साहित्यकार और बहुत ही सरल, सहज स्वभाव के धनी डॉक्टर अजय नागपाल नागर जी से आपसे आप सभी को मिलवाने आई हूँ। थोड़ा-सा उनका परिचय क्योंकि परिचय देना लाज़मी भी है और हमारा दस्तूर भी है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। लेखक हैं, भारतीय राजनीति संहिता, भारतीय राज व्यवस्था, हमारे कानून अधिकार पुस्तकों के, लेकिन एक ख़ास बात मैं चाहती हूँ थोड़े और दर्शक जुड़ें, एक बहुत बड़ा खुलासा हमारे मंच के माध्यम से होने जा रहा है और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। विविध जागरूकता पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया है 2013 से तथा ई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में स्तंभकार के रूप में इन्होंने काम किया है, शिक्षाविद के रूप में भी कार्यरत हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अफोर्डेबल स्कूल बीएनएम इंटरनेशनल स्कूल, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के संस्थापक, चश्मा लगा लेती हूँ, अच्छे से दिखेगा। जी, जो पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सस्ती और गुणवत्तापरक शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और समाज सेवी के रूप में भी कार्यरत हैं और 2020 से लोग जो है इनकी पूरी जो टीम है वो ग्राम पाठशाला ग्रुप के माध्यम से मिशन हर गाँव एक लाइब्रेरी चला रहे हैं, जिसके माध्यम से अभी तक 7 राज्यों में 1600 लाइब्रेरी जन भागीदार के द्वारा बनवा चुके हैं। ये इनका एक मिशन है और उस मिशन के लिए हम अपने पटल के माध्यम से उन्हें साधुवाद देते हैं और सीधे-सीधे उस प्रख्यात लेखक और एक बेहतर कार्य करने वाले इंसान से आप सभी को मिलवाते हैं। आइए, उनको हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है और जी, हमारी धन्यवाद। नमस्कार। जी, हमारा नमस्कार। आमंत्रण आपने स्वीकार किया, उसके लिए भी बहुत-बहुत आभार। जी, धन्यवाद। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। आप जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सब हमारी ऊर्जा हैं, हमारे काम करने का जो एक जज़्बा है, उस जज़्बे को बरकरार रखने की जो कोशिश है, वो सब आपकी देन है। इसीलिए आप सभी आगंतुक अतिथि जो श्रोता के रूप में जुड़े हैं, उनका बहुत-बहुत अभिवादन है।
सर परिचय पढ़ रही थी आपका, बहुत सारी जी, किताबें आपने लिखी हैं। जी, लेकिन चूँकि जिस पाठशाला के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये एक बुनियाद है उन बच्चों के लिए जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है या अ, उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं पढ़ना, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते किसी कारणवश, वहाँ पर हम बाद में पहुँचेंगे। मैं पहले चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएँ। कि स्वागत मैं है। एक किसान परिवार से आता हूं मैम। और मेरी जो एजुकेशन है शुरुआती वो ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई है। ग्रेजुएशन मेरी दादरी से हुई है। उसके बाद मास्टर्स मेरा एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से, और एक मास्टर डिप्लोमा मेरा इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली से हुआ है। और रिसर्च जो है मेरी वो मेरठ कॉलेज मेरठ से है। तो ये मेरा एजुकेशन का रहा है। इसके अलावा जो हम लोगों का अपना जो शिक्षा के प्रति ज्यादा हमारा शुरुआत से जुड़ाव रहा है। और जो ये किताबें जो लिखी गई, ये किताबें भी एक अपने अनुभव के आधार पर लिखी गई थी। कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे हमारा पुलिस और प्रशासनिक और जुडिशरी से जो सामना हुआ, उसको मैंने अपने शब्दों में उसमें लिखा। तो वो सारा अनुभव एक तरीके से उसमें लिखा गया। पिछले जो ये समझिए कि 2000 से और 2010 के बीच का जो मेरा सिस्टम के साथ जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से रहा हूं, तो वो मैंने जब देखा कि भाई कानून में क्या लिखा है और प्रैक्टिकली क्या है, उसमें जब अंतर दिखाई दिया तो अंदर से एक आवाज आई कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। तो वो फिर हमने अपने शब्दों में उसको लिखने का प्रयास किया। फिर बाद में एक चीज है कि भाई किस तरीके से होना चाहिए व्यवस्था, तो उसका जिक्र मेरी जो पुस्तकें हैं उसमें लिखा हुआ है। बाद में ये चीजें फिर जो आप मैं बता चुका हूँ कि इस पे विवाद भी है एक पुस्तक पे मेरा, जो फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा जी, है। बिल्कुल, उस विवाद के बारे में मैंने थोड़ा-सा अभी मौन धारण किया था क्योंकि मुझे इस विवाद के बारे में भी बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है। जी, और ये तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो गई कि आप एक किसान परिवार से आते हैं और कहीं न कहीं एक बात ज़रूर होती है कि जब हमारे पास उतनी वो उ उतना साधन नहीं होता, हमारे जी, पास जब अभाव होता है, तब जी, हम ज़्यादा जागरूक होते हैं कि हमें जी, बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है, हमारे जीवन में हम अपने जीवन को ही नहीं सुधारना बल्कि जो जी, हमारे आस-पास के लोग हैं या अपने हैं, उनको भी हमें एक रास्ता दिखाना है। ये एक इंसान के दिमाग में एक उपज होती है मुझे लगता है कि एक एक मेंटल स्टेटस होता है कि नहीं खुद के साथ दूसरों को भी आगे लेकर जाना है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जब हमारे पास अभाव होता है, तब हम जैसे कोई दबाव डालता है, तो हम और तेज़ी से उछलते हैं? बिल्कुल। अगर ये कोई बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जी, क्योंकि जो भी मेरा, ये मान के चलिए कि जितना मैंने अचीवमेंट जो रहा है व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बात करूं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने जो स्कूल की शुरुआत की अपने गांव में, उसमें मैंने शुरुआती समय में कोई पैसा मेरे पास नहीं था। एक बस दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि भी हमको शुरू करना है, अपने गांव में एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और ये मानिए कि नवंबर का महीना, जबकि कोई सत्र नहीं शुरुआत होती है, बीच में सेशन के बीच में हमने शुरुआत की थी। उस समय 80 बच्चे हमारे पास आए, और अगला जैसे सत्र शुरू हुआ, उस वक्त जुलाई से सत्र शुरू होता था, ये 2005 की बात है, 250 बच्चे जुलाई में। फिर हमने उसको, क्योंकि पहले हम ऐसे ही किसी के मकान से शुरुआत की थी, फिर बाद में अपना जो पुश्तैनी खेत था वहां पे अपने आगे उसको शुरुआत धीमे धीमे की। आज 600 बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और बहुत अच्छी स्थिति में जो है। और आप फीस की अगर बात करेंगे, तो फिलहाल 700 से 800 रुपए फीस पर मंथ ली जाती है इंग्लिश मीडियम शिक्षा की, जो अपने आप में एक, मतलब ये कहते हैं ना कि भाई ये बड़े बड़े स्कूल हैं, 10,000 रुपए पर मंथ फीस लेते हैं, और वो सारा पेरेंट्स के ऊपर बोझा डालते हैं कि भाई आप ये काम करा के भेजिए। वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में क्या होता है, वहाँ सारा जिम्मा स्कूल का होता है। पेरेंट्स कहते थे जी हमें कोई मतलब नहीं है, ये आप ही को देखना है। तो उन, कि अभी आपने जो बताया ना कि अभाव में, वो अभाव में शुरू किया गया था।
और क्योंकि हमने एक ये मतलब मन में था दृढ़ इच्छा शक्ति कि भी करना है। तो कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत सही होती है तो ईश्वरीय शक्ति आपका साथ देती है। तो ये तो स्कूल की शुरुआत का रहा, बहुत अच्छा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं जो गांव स्तर पर। यही बात होती है, देखिए ये जज़्बे की बात होती है कि आप अभाव में और कम सोर्स में, कम पूँजी में अगर आप कोई काम करते हैं और उस काम की जब सफलता होती है तो नेक नियत देखी जाती है। ईश्वर आपको बरकत तभी देते हैं जब आपकी नियत अच्छी होती है, समाज के हित की होती है। और रही बात किरदार ज़िंदगी की, तो मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एक से बढ़कर एक नायाब हीरे तलाश कर हम अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए लेकर आते हैं। और हमारे पास बहुत सारे रत्न जमा हो गए हैं, 80 रत्न हमारे पास हैं। एक से बढ़कर एक फील्ड से लोग आए हैं हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। हमारे साथ विनोद उपाध्याय जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी जुड़े रहें, बने रहें और धीरे-धीरे और लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, जैसे-जैसे नोटिफ़िकेशन लोगों तक जाती हैं तो धीरे-धीरे सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगता है हमारा कार्यक्रम। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन उस विवाद के बारे में हम करेंगे बात, लेकिन वो बात ज़रूरी भी है। लेकिन जो ग्रामीण पाठशाला की बात हो रही है, ये जो एक सशक्त टीम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कहते हैं ना, एक चना भार नहीं फोड़ता। अगर एक व्यक्ति से कुछ भी बदलाव नहीं होता, अगर हम बदलेंगे तो धीरे-धीरे समाज बदलेगा, धीरे-धीरे देश बदलेगा या दुनिया बदलेगी। तो आपकी जो टीम है, मैं चाहूँगी कि आप पूरी टीम के बारे में बताएँ। और 2020 बहुत 3 साल की बात है, जो एक कॉन्सेप्ट आया है सामने, और जितना कुछ आप कर पा रहे हैं उस लाइब्रेरी के बारे में बताएँ। और ये जो सोच है, ये सोच कैसे आई आपके अंदर और आपने कैसे सोचा कि शिक्षा से जोड़ना है? कि इस कोरोना काल का समय था। सर सर, तो आपकी यहाँ से थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, कुछ आवाज़। ये बाहर में कुछ पटाखे छूट रहे हैं अच्छा, दूसरी अच्छा, जगह पे, ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक अब है बंद सर, हो आप गए। कंटिन्यू कीजिए। जी, जी, जी। तो 2020 में जो कोरोना का समय चल रहा था, उस समय में सब लोग अपने अपने घरों में कैद थे। तो ये गाजियाबाद का गांव पड़ता है गनौली, ये लौनी क्षेत्र में लगता है। तो उस गांव में भी सब ऐसे ही थे, जैसे सब लोग अपने अपने जो लोग दिल्ली में रह रहे थे वो भी गांव में पहुंच गए थे। तो उसी दौरान वहां गांव के जो नौकरी पेशा युवा थे, उन्होंने एक योजना बनाई कि भी हमारे गांव का एक खंडर पड़ा हुआ एक मकान है, मतलब एक पंचायत भवन है, और उसको हमें लाइब्रेरी के रूप में तब्दील करना है। अब उस समय जो वहां गांव के जितने नौकरी पेशा लोग थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और 4-5 लाख रुपए में उसको रिनोवेट करके और एक अच्छी सी भव्य लाइब्रेरी वहां बना दी। वो 65 से 67 बच्चों की लाइब्रेरी थी। वो पूरा भर गई। ये लाइब्रेरी से मतलब वो पूरा पुस्तकों से नहीं है, यहाँ जो ये जो मॉडल है कहने को लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी कम स्टडी सेंटर है। मुख्य रूप से अध्ययन केंद्र के रूप में है, बुक्स कम है, सीटिंग ज्यादा है वहां पर। तो वो पूरा भर गया। तो इसके बाद उसी गांव के जो निवासी हैं, जो दिल्ली में फिलहाल में उस वक्त इंस्पेक्टर थे, अब वो डीएसपी हैं एनएचआरसी में, लाल बहार जी, उनको ये विचार आता है कि भाई ये तो मेरे गांव की जरूरत नहीं है, हर गांव की जरूरत। उनका फिर हमको फोन आता है कि जी आपको ऐसे ऐसे यहाँ हमारे यहाँ पढ़ाना है लाइब्रेरी पे। ये उस बीच का थोड़ा सा समय था जब तक उनके मन में ही आ चुका था। तो मैंने हाँ कर दिया, मगर ठीक है सर, मैं आकर के कानून बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगा। फिर उनका दोबारा फोन आता है एक दिन के बाद में, बोले आप मत आइए, हम लोग ऐसे ऐसे आते हैं आपके यहाँ। फिर वो पूरा 8-10 लोगों को लेकर के और वो हमारे गांव में आते हैं। अपने स्कूल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वहीं पे एक मीटिंग आयोजित होती है, जो ग्राम पाठशाला की अधिकृत रूप से एक पहली मीटिंग उसको कहते हैं हम, पहला जन जागरण कार्यक्रम उसको कहते हैं। वहां पूरा चर्चा इस पे होती है। उसके बाद फिर निरंतर हम प्रत्येक रविवार को हम गांव गांव जाना शुरू कर देते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि हम जिस गांव में भी जाते हैं वहां से हमको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है। और ये मान के चलिए कि हमारे गौतम बुद्ध नगर का जो मेरा अपना गांव है बम्बावड़, वहां मेरे बगल का गांव है कलदा, वहां लाइब्रेरी बन जाती है।
लाइब्रेरी बनने के बाद वहां भी बच्चे जो है बैठना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मॉडल क्या होता है कि भी गांव का, हर गांव के अंदर एक खाली एक पंचायत भवन है जो किसी ना किसी उपयोग में नहीं आ रहे हैं, खाली पड़े हुए हैं, उनमें ऐसे ही कोई काम नहीं हो रहा है। तो उसका प्रधान जी जो गांव के होते हैं उनकी सहमति से वहां पर जो है सारे गांव के लोग इकट्ठा आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और उसमें बच्चों को बैठने की जगह बना देते हैं, जो सिटिंग करते हैं। जब ये सिलसिला चलता गया, निरंतर लोग इसको हाथों हाथ लेने लगे। जिस गांव में हम गए उस गांव के लोगों ने लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दिया। कई गांवों में तो ऐसा भावुक क्षण आए कि जब जो है लोगों ने हमारे सामने ही लाखों रुपए इकट्ठा कर दिया। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा, मीडिया में भी आना शुरू हो गया। इसके बाद ये स्पीड पकड़ा, मतलब कि हर रविवार को हमको 3 से 4 गांवों तक भी हमको निमंत्रण आना शुरू हो गया, जी हमारे गांव में आइए, हमारे गांव में आइए। जो हमारी टीम है, सबसे बड़ी बात इसका जो टीम की जो रचना है, मैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये ना तो कोई एनजीओ है, ना इसमें कोई अध्यक्ष है, ना कोई महामंत्री है। ये सब लोग इक्वल लेवल पे, सब इसमें मेंबर हैं। और सबकी जो भावना है वो ये है कि भाई हाँ, कुछ अच्छा काम हो रहा है और हम ये करना है, बस एक मतलब डेडिकेटेड लोग हैं सारे। मैं उनके यहाँ जिक्र भी, नाम से भी उनका चर्चा करना चाहूंगा। हालांकि हमारी टीम में किसी को नाम की और किसी को फेम की कोई मतलब वो है ही नहीं। ना ना धन का कोई स्थान है, ना किसी से एक पैसा लेते हैं, ना किसी को एक पैसा देते हैं, ना किसी को बेशक, पब्लिसिटी। मैं चाहूंगी कि हमारे मंच के माध्यम से आप उन सभी का नाम लें, क्योंकि जी देखिए, लोगों को पता होना चाहिए कि काम करना और काम के साथ नाम, क्योंकि नाम जी बहुत ज़रूरी इसलिए है, फ़ेम के लिए नहीं, लेकिन कम से कम देखिए, आप जैसे हिंदी साहित्य संस्थान, एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहती हूँ, थोड़ी देर के जी लिए रोक को। जी 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 अगर मैं रहूँ ना रहूँ, ये संस्थान तो रहेगा, ये बिल्कुल कार्यक्रम तो रहेगा। तो मेरे जाने के बाद ये नाम तो रहेगा, वैभवी लोग जानेंगे कि वैभवी ये किरदार ज़िंदगी चलाती थी। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि अपनी टीम का नाम आप ज़रूर लें हमारे जी। कार्यक्रम में। मैं भी अपनी टीम का जो अभी फिलहाल, टीम तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं जो एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करते, मैं उनके आपके नाम यहाँ लेना चाहूंगा। हमारे डिप्टी एसपी लाल बहार जी, देवेंद्र दरोगा जी, सेक्शन ऑफिसर मनोज जी, दिल्ली पुलिस में अमर बैसला जी, संडे पोस्ट में पत्रकार संजय बैसला जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर देवराज नागर जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरीश नागर जी, राजेश जी, हरेंद्र जी, डॉक्टर नीलम जी, एक्साइज इंस्पेक्टर जितेंद्र जी, मैनेजर योगेंद्र जी, प्रिंसिपल अरविंद जी, नितिन जी दिल्ली पुलिस में हैं, संदीप भी दिल्ली पुलिस, बिजनेसमैन गजेंद्र खारी जी, इंजीनियर जितेंद्र रावत जी, ये अब हरियाणा से हैं, पलवल डिस्ट्रिक्ट से, योगेश रावत जी, मोहन शर्मा जी, दीपक जी, और ग्रेटर नोएडा से नितिन नागर जी। ये तो एक्टिव जो वर्तमान समय में मतलब हर जगह कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करते, ये 20-25 लोग तो हमारे ऐसे हैं। बाकी जो टीम है हमारी, अमित भाटी जी, ये ऐसे लोग हैं जो सैकड़ों की संख्या में हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो एक संडे छोड़ देंगे, दूसरा संडे जाएंगे जरूर। लेकिन ये 20-22 लोग ऐसे हैं जो हमेशा एक आवाज पर, एक मैसेज पर रेडी रहते हैं। और ये किसी से ना हम लोग कोई पैसा लेते हैं, ना किसी को एक पैसा देते हैं। अपने पैसे से सब लोग जाते हैं। जो पेट्रोल खर्च होता है गाड़ियों में, वो अपना होता है सबका। और जाकर के लोगों को बस अपना मॉडल समझाते हैं कि भैया देखिए, आपके गांव में एक खाली जगह पड़ी है, इसमें अपने बच्चों को बैठने के लिए इस तरीके से चंदा इकट्ठा करिए और ये यहाँ पर बना लीजिए। उसके बाद जो आपके यहाँ परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पीछे अभी हमारे गौतम बुद्ध नगर के कई गांवों में रिजल्ट आए सीजीएल के, जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है एसएससी का, उसमें एक एक गांव से 5-5 बच्चे को सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद जब चीजें होती है, वो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहीं कोचिंग नहीं लिया, केवल लाइब्रेरी में बैठे
और ऑनलाइन कोई कोर्स ले लिया और वहीं पे पढ़ते रहे। ये परिवर्तन इन लाइब्रेरीज के बाद देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो इसका पहलू है कि गांवों में आपसी जो झगड़े होते थे बच्चों के, वो कम हो गए। बच्चों का जो फालतू समय था, जो वो कहीं नहर पे, कहीं सड़क पे, कहीं नाली पे, कहीं खेतों पे बैठ के बिताते थे, उस समय को वो स्कूल समय के बाद में अपनी लाइब्रेरीज में बिता रहे हैं। जो समय कुछ बच्चे ऐसे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो वो क्या करते थे, उनको शहर में जाना पड़ता था। शहर में जाने में उनको आने जाने का समय लगता था, पैसा भी खर्च होता था, क्योंकि वहां तो पेड लाइब्रेरीज हैं। ऐसे भी माँ बाप हैं जिनकी क्षमता नहीं है कि अपने बच्चे को लाइब्रेरी का मंथली फीस भी दे पाए। अभी मैं ताजा एग्जांपल हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर के दादरी गांव के पास, दादरी के पास कुड़ीखेड़ा गांव पड़ता है। उस गांव से एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस में, कांस्टेबल पे। उसके पूरे परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं, उसके किसी रिश्तेदारी में कोई सरकारी नौकरी में नहीं। वो इतना भावुक था बच्चा, और वजह क्या रही, केवल लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा। तो ये रिजल्ट जो है, मतलब जो वास्तव में जिनको जरूरत है, जहां से बदलाव आएगा, तो वो चीजें लाइब्रेरी से आ रही हैं। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी सर्दी के मौसम में रात के अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश में 60,000 वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो बच्चे लाइब्रेरीज में 10 से 11 बजे तक भी बैठ करके वहां पर पूरा अध्ययन कर रहे हैं। जो लाइब्रेरीज हैं वो सीसीटीवी से लैस हैं, क्योंकि गांव के लोग क्या करते हैं, आपस में चंदा इकट्ठा किया, वो बनवा दिया अपना पूरा, बच्चों को बैठने के लिए सीटिंग कर दिया। फिर बच्चों से पूछते, बेटा और क्या जरूरत है, कि जी हमको इसमें सीसीटीवी भी लग जाए, कि अपना वाईफाई लग जाए, एसी लग जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, गांव के लाइब्रेरीज में एसी और सीसीटीवी वाईफाई लगे हुए हैं, जो जनभागीदारी से है, गांव के लोगों के द्वारा आपस में कंट्रीब्यूशन से लगे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग दोष देते हैं, सब सरकारों को कोसते हैं। हमें सरकारों पर निर्भर नहीं रहना है भाई। कुछ कार्य तो हमको खुद भी तो करने होंगे। हर चीज के लिए सरकार पे हम निर्भर रहेंगे तो कैसे चलेगा। गांवों में मंदिर बनते हैं, क्या मंदिर सरकार बनवाती है? वो मंदिरों का निर्माण कैसे होता है? चंदा इकट्ठा करके होता है। सर, लाख रुपए की बात कह दी आप आज ने। आज हम्म लाख रुपए की बात कही आपने कि जो मंदिर बनते हैं या और भी धार्मिक स्थल हैं, वो हम्म सरकार नहीं बनाती, हम अपनी आप अपनी श्रद्धा से बनाते हैं। तो दस हम बनाते हैं। वो सारी चीजें क्यों ना बनाएं जिससे समाज का और देश का कल्याण हो। बहुत अच्छी कल्याण। बात कही। अब बहुत अच्छी वही बात। बदलाव जो, अब देखिए इसका एक दूसरा पहलू देखिए आप। अगर सरकारें बनाती हैं लाइब्रेरी, मान लेते हैं सरकार के पास बहुत बजट है, क्योंकि इस बार जब इसका इस लाइब्रेरी मिशन का जिक्र पार्लियामेंट में किया गया, बिजनौर से सांसद है माननीय मलूक नागर, उन्होंने इस मिशन का जिक्र पार्लियामेंट में किया, तो उसके बाद सरकारों की संज्ञान में आया चीजें, और इस बार बजट का भी प्रावधान किया गया लाइब्रेरी के लिए। तो सरकारें बना देंगी, सरकार के पास पैसा होता है, लेकिन सरकार की बनाई हुई लाइब्रेरी उतने अच्छे ढंग से नहीं चल सकती, क्योंकि वहां कमी कहां रह जाती है, बच्चों का, गांव वासियों का जुड़ाव नहीं हो पाता उससे, क्योंकि वो तो सरकारी पैसे से बनी है। तो लोग जुड़ते कैसे हैं? जब चंदा देते हैं। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, कोई भी एक उद्योगपति बना सकता था, पूरे देश भर से चंदा क्यों इकट्ठा किया गया? क्योंकि सबका उसमें एक भाव जुड़ गया। तो ये वो पैटर्न है जिस पैटर्न पे नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय चला करते थे हमारे। नालंदा तक्षशिला का संचालन कैसे होता? गांव के द्वारा दिए गए दान से चलते थे, ग्राम दान से। वही व्यवस्था है ये। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं, उनका संचालन भी गांव के लोग ही करते हैं। इसमें ना तो अलग से किसी को कोई लाइब्रेरियन रखना पड़ता, ना कोई वॉचमैन रखना पड़ता, ना कोई सफाई कर्मी रखना पड़ता। इस मिशन की प्रेरणा से, जो ग्राम पाठशाला मिशन की प्रेरणा से जो लाइब्रेरी बनी है, वो लाइब्रेरी बच्चे स्वयं खोलते हैं सुबह के समय, रात को जाते समय स्वयं बंद करते हैं, स्वयं साफ सफाई करते हैं। कोई अलग से किसी व्यक्ति को रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
और अब इस जो छोटे मोटे खर्चे जैसे वाईफाई का खर्चा है वो कैसे निकलता है? तो एक परंपरा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चल गई है। गांवों में शादियां होती हैं, तो शादियों में जब बेटी की विदाई के समय पे एक दोनों वर पक्ष और वधु पक्ष बैठते हैं, तो परंपरा हुआ करती थी पहले कि भाई गांव के मंदिर के लिए कुछ दान देते थे सांकेतिक, 1100 रुपए, 500 रुपए, 2100 रुपए, ऐसा कुछ। अब उस परंपरा में एक और परंपरा जुड़ गई है कि भाई मंदिर के लिए तो देंगे ही, साथ के साथ लाइब्रेरी के लिए भी दान देंगे। तो वो पैसा जो इकट्ठा होता है, उस पैसे के से जो लाइब्रेरी के छोटे मोटे खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। इसका एक और फायदा होता है, आप अपने जिले के डीएम साहब से कहें जाकर के, जी मेरे घर पे आइए, हमारे गांव के बच्चों को मैं इकट्ठा करूंगा और उनको आप थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, वो बिल्कुल ना आए। और आप उनसे जाकर के कहें, डीएम साहब हमारे गांव में एक लाइब्रेरी चल रही है और उसमें 30-35 बच्चे हमेशा पढ़ते मिलते हैं, और यदि आप अपना कुछ मतलब अपना कीमती समय जो है 2 मिनट का, 5 मिनट का, उन बच्चों के साथ रूबरू हो जाएंगे तो आज आप थोड़ा सा वो मोटिवेट हो जाएंगे। तो कोई भी डीएम साहब जो है इनकार नहीं करते। पीछे अभी गाजियाबाद का प्रकरण है, भगौट गांव पड़ता है बागपत में, गाजियाबाद और बागपत का थोड़ा जी, बॉर्डर पे है भगौट गांव। जी। तो एक बात और देखने को आई जब मैंने आपकी तस्वीर खंगाली, तो मैंने जी, देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मैं योगी क्या आदित्यनाथ जी महाराज। जी, थोड़ा भावुक हो रही हूँ क्योंकि वो अपने आप में एक नहीं, वो शख्सियत है बड़ी और बड़ी शख्सियत है वो तो। जी, जी, ये उनके उनके, साथ आपकी तस्वीर देखी मैंने। जी जी, मैं तो वो भी अनुभव आपको शेयर करूंगा योगी मैं। आदित्यनाथ जी के साथ और तब लगा कि जैसे वाकई काम जमीनी स्तर से हो रहा है जी क्योंकि जब आप इतने करीब खड़े होते हैं, मैं दुर्भाग्य है कि मैं वो तस्वीर नहीं साझा कर पा रही हूँ जी किसी मंत्री के, मतलब मंत्री क्या कहूं कि किसी बड़े ओहदे के व्यक्ति के बगल में अगर आप खड़े हैं और किसी पेपर पे साइन करवा रहे हैं, वो तस्वीर मेरे पास थी, दुर्भाग्य है मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। तो अब तब मुझे लगा कि ये ग्रामीण पाठशाला जो है इसकी नींव बहुत मजबूत है और नहीं, इसलिए मेरी कोशिश थी कि आपकी टीम से कोई भी महानुभाव हमारे साथ जुड़े किरदार जिंदगी में और अपनी तमाम उन जानकारियों को साझा करें, आने वाली अ, जो आपकी योजनाएं हैं उसके बारे में आप बात करें। लेकिन ये जो भी आप कह रहे थे वो अपनी बात पूरी करें क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं और मुझे जी जल्दी जल्दी इसके उत्तर चाहिए। जी। जी, तो मैं जिक्र कर रहा था कि हम लोग जो गांवों में जो परंपराओं से जो पैसा इकट्ठा होता है विदा के समय पे, और उस पैसे से जो है लाइब्रेरी के छोटे मोटे खर्चे निकलते हैं। तो ये इतना तेजी से बढ़ रहा है अब कि अब शायद ही पश्चिम में जो लोग इस मिशन के बारे में जानकारी रखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर या राजस्थान के अंदर या हरियाणा के अंदर, वो सब अपने यहाँ शादी विवाह में, अभी राजस्थान में एक डॉक्टर राम सकल गुजर जी है, उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो फॉरेन में डॉक्टर है, अभी उनकी शादी जो है। तो उन्होंने अपने शादी के कार्ड पर ये मैसेज छपवाया है कि आइए भारत को पुस्तकालयों का देश बनाएं, एक ही संकल्प, एक ही संदेश, भारत बने पुस्तकालयों का देश, मिशन हर गांव एक लाइब्रेरी, ग्राम पाठशाला। तो जब पूरा समाज, पूरा देश का एक एक नागरिक मिशन से जुड़ जाए, फिर इस देश को पुस्तकालयों का देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और जब ये देश पुस्तकालयों का देश होगा तो इस देश की तस्वीर वही होगी जो सदियों पहले थी। भारत एक विश्व गुरु था, दुनिया के लोग यहां भारत में नालंदा और तक्षशिला में अध्ययन करने के लिए आते थे। वो गौरव इस देश का होगा, क्योंकि भारत जो है शहरों में नहीं बसता, भारत गांवों में बसता है। जब तक गांव के बच्चे पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं बनेंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। तो ये ग्राम पाठशाला उन गांवों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां वास्तव में जरूरत है। हम लोगों को जो भी निमंत्रण देता है, हमारे नंबर्स पड़े हुए हैं, हम लोग वहां जाते हैं, उनको बताते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि उस गांव में लाइब्रेरी बन जाती है। अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, हमारे जेवर से विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, उनके संज्ञान में ये मामला आया
तो हमारी टीम के मेंबर हैं भाई अमित भाटी जी, वो उनके संपर्क में थे। उन्होंने फोन किया, भाई अमित, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप पूरी टीम जो है यहाँ आइए और मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करनी है। तो वो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में अपने ग्रेटर नोएडा में आए हुए थे। हम लोग वहां पहुंचते हैं तो कुछ समय का 5-7 मिनट का समय निर्धारित था कि मुख्यमंत्री, देखिए इतनी बड़ी शख्सियत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत कम समय होता है, लेकिन 5 मिनट का समय मुश्किल से जो मिलता है। तो जब हम मॉडल उनसे चर्चा करना शुरू किया, माने मुख्यमंत्री जी ने बड़े धैर्य से और बड़े ध्यान से सुना। और यही हमारे अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि कम से कम आधा घंटे तक उन्होंने पूरे इस पर ध्यान से सुना और उसके बाद बोले, मतलब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का इतना कहना मतलब कि आप लोग 5 मिनट का समय निर्धारित था और आधे घंटे उन्होंने आपकी बात सुनी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। जी। और फिर बोले कि भाई देखिए आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप निरंतर ऐसा कार्य करते रहिए। ये शब्द आज भी पूरी टीम के कानों में गूंजते हैं कि अगर हमारे मुखिया हमसे ये कह रहे हैं कि भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो समझो हमको पुरस्कार मिल गया। और आदमी क्या होता है कि और दुगनी ऊर्जा से कार्य करता है, निरंतर जो बिल्कुल, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ बहुत सारे सुधी श्रोता जुड़े हुए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। हमारे पटल की संयोजिका सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं और उन्होंने लिखा है कि हर जगह छोटी या बड़ी लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए। और गुलशन ग्रोवर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और सु सुरेंद्र शर्मा सागर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत सारे उनके संदेश आए हैं, सराहनीय कदम उन्होंने लिखा है। और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और वो भी बहुत अच्छे कमेंट आपके लिए लिख रही हैं। जी धन्यवाद मैम। हर गाँव में लाइब्रेरी होनी चाहिए और उन्होंने लिखा है तनेजा जी ने लिखा है कि उनको आपके ऊपर गर्व है, ये बहुत बड़ी बात है। और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी सहमति दे रहे हैं कि एक सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और सभी से एक ही अपील है, एक ही गुजारिश है, एक ही आग्रह है कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो मुहिम चलाई जा रही है, गाँव-गाँव तक अगर ये कार्यक्रम पहुँचे, तो गाँव-गाँव तक ये मुहिम पहुँचेगी, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। और जिस विश्व गुरु की बात हम कर रहे हैं, वहाँ तक जैसे पहले कुछ क्षण के लिए हम कह सकते हैं कि विश्व गुरु से इधर-उधर हो गए, लेकिन वापस हम उसी राह पर हैं। तो ये कार्यक्रम ज़रूर आप शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। बहुत मुश्किल होता है जब आप इस तरह की मुहिम चलाते हैं और वो भी चंदा इकट्ठा करके या लोगों से मिलके लोगों को कन्विंस करना, लोगों को अपनी ओर अपनी बातों से सहमति प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो नहीं मुश्किल मुश्किल का तो, सामना तो ज़रूर करना पड़ा होगा आपको। जी देखिए मैम, ऐसा होता है जब आपकी नीयत सही होती है ना, तो फिर कुछ भी चीजें मतलब मुश्किल नहीं है। बस आपका नियत पे लोगों को शक ना हो जाए। जब हमारी नीयत ठीक है तो लोग सपोर्ट करते हैं, पूरा कायनात आपके साथ होता है। मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें किस प्रकार की आती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उसके बाद भी आपको जाना होता है। फैमिली में आप समझ सकते हो कि भाई एक संडे मिलता है और उस संडे में भी अगर आप घर छोड़ करके जो है समाज की सेवा में लगे हुए हैं, तो घर में सुख शांति तो आप समझ सकते हो। तो परिवार में भी चीजें बहुत झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जुनूनी लोग हैं सारे, सब जुनूनी लोग हैं, जुनून से ये कार्य करते हैं। घर में कौन क्या कहेगा, पड़ोस में कौन क्या कहेगा, समाज में कौन क्या कहेगा, भाई काम करना तो करना है। बारिश है, चलना है भाई। कासगंज जाना है भाई, ठीक है भाई चलना है। मैसेज गया, ठीक है भैया किस समय मिलना है, वहां पे मिलना है। सारे लोग इस तरीके से चलते हैं, मतलब एक जुड़ाव इतना हो गया है सब लोगों को। मतलब ये ऐसे होता है कि भाई लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है बस। और जब ऐसा भावना आती है ना कि भाई कुछ अच्छा हो रहा है, फिर तो समझिए कि बस आदमी फिर ना चाहते हुए भी करता है। बिल्कुल, ना चाहते हुए भी करता है, जुनून की ही बात है। अ, 80 पायदान आज हमने पार किए, वो भी एक जुनून की ही बात है कि जी किसी बिल्कुल। किरदार को ढूँढना
ये भी जुनून है। अ, सुरेंद्र साहब लिख रहे हैं कि हमारी वाइफ तो घर से बाहर जाने नहीं देती। आप बस ऐसे ही लिखते रहते हैं क्योंकि आप एक व्यंग्यकार हैं और इनकी बातें ऐसी होती रहती हैं और अच्छा लगता है जब आप अपने लिए समय अपनी इच्छा से उस काम के लिए आप समय निकालते हैं जो काम आपको पसंद है। बिल्कुल। काम को करने से आपको ऊर्जा भी मिलती है और मन की संतुष्टि भी मिलती है। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो एक प्रेरणा की बात होती है क्योंकि पूरी टीम एक तरह से सोचे जी। और एक तरह से काम करे, तो ये टीम का जो जुड़ाव है और जो आपका रिश्ता है, वो भी मज़बूत होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कुछ विशेष काम इसके लिए करते हैं या वैसे ही कुछ भी खोल कर विशेष नहीं हो रहा है होता तो है। टूटेगा नहीं? कुछ भी विशेष नहीं होता, बस सब लोगों को ये लग रहा है यार हम लोग कुछ मतलब समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बस। ना तो किसी को इसमें किसी को पब्लिसिटी की भूख है, ना किसी को पैसा, सब लोग संपन्न है। ऊपर वाले की दृष्टि से, कृपा से सब लोग अपना मतलब गुजारा सबका अच्छा हो चल रहा है। तो जो आता है ना आजकल कि भाई मैं तो पता नहीं इससे जो है कुछ मुझे प्राप्त करना है, जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, वो समाज सेवा के पीछे जो उनका हिडन एजेंडा होता है, अगर समाज सेवा करे लेकिन कुछ अंदर बाद में कुछ उनका एजेंडा आता, वो लोग सक्सेस नहीं होते। हम लोग 3.5 साल में अभी तक क्यों चल पा रहे हैं? क्योंकि हमारी टीम में किसी को भी 1% भी ये मतलब नहीं है कि भाई हमको पब्लिसिटी चाहिए या हमको पैसा चाहिए। मतलब कुछ नहीं भाई, ये कि हाँ यार अच्छा काम हो रहा है, लोग कह रहे हैं अच्छा काम हो रहा है, बस। बिल्कुल, लोग कह आपकी टीम से लोग लोग धीरे-धीरे कह रहे जुड़ हैं अच्छा रहे काम हैं। हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। जी, रविंद्र बैसला जी जी अभी जी आपने नाम लिया था, जी जुड़ भी गए जी हैं जी। और हमारे साथ रविंद्र लाल बैसला जी, बहादुर सर जुड़ गए हैं। इनके जी, लाल बहादुर सर रविंद्र जी के बारे में लाल बहादुर जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत तो अभिनंदन, क्योंकि लाल स्वागत है। बहादुर जी के हरिओम शरद शास्त्री जी हमारे साथ जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत जी अभिनंदन, स्वागत है। जी जितेंद्र रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभी अभिनंदन आप सभी का। जिक्र किया था मैंने जितेंद्र रावत जी का, क्योंकि इस जी, लाल बहादुर जी देखिए हमारी टीम के कैप्टन हैं, क्योंकि वो एक डेजिग्नेशन पे भी हैं और उनकी बात को सब लोग मानते हैं। तो एक तरीके से वो कैप्टन है। बाकी रविंद्र जी का जो अभी आपने जिक्र किया, रविंद्र जी के साथ में बड़ी मतलब वो दिल्ली पुलिस में है, और ये पीछे इनके साथ इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तब जाके हम इनको रोकते हैं। इनकी इच्छा होती है कि चलें, हमने कहा नहीं भाई आपको नहीं चलना है, इनको हम रोक देते हैं, लेकिन इनकी इच्छा होती है। इन्होंने बड़ा शुरुआती समय में बड़ा ये समझे कि हर रविवार को पूरा गाड़ी भर के चलना हर जगह। लेकिन जब इनके साथ ये जो है प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद पूरी टीम इनसे हाथ जोड़ के कहती है भैया देखिए हमारा आप स्वस्थ रहेंगे तभी ठीक है। तो इनका तो विशेष सहयोग रहा है। इस प्रकार से एक टीमें काम कर रही है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अब मैं बात करती हूँ उस विवाद की, जिस विवाद के बारे में मैं चाहती थी कि थोड़े जब हमारे दर्शक श्रोता जुड़ जाएँ, तब हम इस बात का ज़िक्र करें और वो बात बहुत ख़ास भी है। जी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि एक पुस्तक है स्वराज, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के केजरीवाल जी के द्वारा रचित लिखित है ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये किताब इलाहाबाद न्यायालय में विचाराधीन है और ये पूरा मामला क्या है वो मैं चाहूंगी नागर सर से ही पूछें, बताएंगे वो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारा जो मिशन है वो जागरूकता का मिशन है और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा सत्य वचन कहते हैं और सत्य ही दिखाते हैं। तो मैं चाहूंगी सर ये पूरा मामला क्या है उस पुस्तक के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है पुस्तक आपकी है लेकिन उनके नाम से है, तो ये पूरा मामला मैं चाहूंगी कि आप स्वयं बोले। जी। जी। देखिए ऐसा हुआ था मैम, मैंने आपको पहले बताया था कि 2000 से और 2010 तक मेरा सिस्टम से सामना हुआ। इसमें पुलिस और अपना ये जुडिशरी, तो वो सब का जो अनुभव मेरा रहा था वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। उस अनुभव को मैंने अपने शब्दों में लिखा, क्योंकि मैं कानून के क्षेत्र से हूं, तो मुझे देखा कि यार कानून क्या कहता है और ये वास्तविकता क्या कहती है। फिर मैंने तीसरा उसमें जो रखा कि भाई अंतर देखिए, कानून ये कह रहा है और वास्तविकता ये है, और ऐसा होना चाहिए।
3 बिंदुओं पे ये पूरी मेरी पुस्तक है, 300 पृष्ठ की। ये बात है 2010 में मैंने लिखना शुरू किया था, 11 तक मेरा ये कंप्लीट हो गया था। उस दौरान अन्ना मूवमेंट जो है चरम सीमा पे था, 10-11 के आसपास का मामला है। मैं बड़ा प्रभावित था इनसे। मैंने इनको एक लेटर भी लिखा और किताब भी इनको मैंने जो है भेंट की। इनको, क्योंकि कौशाम्बी में रहते थे, वहां मेरे परिचित थे, मैंने उनके माध्यम से इनके ऑफिस में भी छुड़वाया, फिर मैंने एक रिकॉर्ड के तौर पर बाई पोस्ट भी भेजा। तो देखता क्या हूं कि 2012 में मेरी पुस्तक मार्केट में आ गई थी फरवरी में, और मैंने इनको भेंट कर दी थी 11 में। मतलब मार्केट में आने से पहले भी मैंने इनको एक कॉपी भेंट कर दी थी। और जुलाई में मैं देखता हूं कि पुस्तक आती है स्वराज। तो किसी जो मेरे परिचित थे जिन्होंने मेरी पुस्तक पढ़ी थी, उन्होंने मुझे बताया फोन करके कि भाई आपकी पुस्तक का बहुत सारा अंश उसमें है, जरा देखिएगा। मैंने अपने पब्लिशर को फोन किया दिल्ली, उन्होंने वो पुस्तक मंगाई मार्केट से, और फिर हमको बुलाया कि भाई आप आइए, आप देखिए जरा, आप ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। तो हमने देखा कि उसमें कहीं कहीं तो पूरा टाइपिंग एरर तक भी कॉपी था। लगभग 70 to 80% उसमें से उठा के पूरा ये जो था ना कि आइडियाज जो थे कि भाई हम लोग कोई सुविधाएं नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर समाप्त करेंगे, ये सब लिखा हुआ है अपनी पुस्तक में, सारा सब चीजें पहले से ही। क्योंकि हम कानून के आदमी थे, तो हमने वो आर्टिकल 14 को हमने उसमें मेंशन किया था कि भाई जब समानता की बात होती है तो फिर वीआईपी कल्चर और फिर आम जनता में क्या अंतर है, ये होना नहीं चाहिए। समानता मतलब संविधान समानता की बात कर रहा, तो समानता सबके लिए होनी चाहिए, ऐसा सब चीजें थी। तो इन भाई साहब ने क्या किया, वो पूरा उठा करके कट पेस्ट करके उसको स्वराज के नाम से पब्लिश कर दिया। हमने इनको सोशल मीडिया के माध्यम से इनसे पूछा कि भाई ये क्या है, कैसा है, कोई जवाब इनका नहीं आया। फिर हमने दिसंबर 2012 में हमने थाना में तहरीर दी इस संबंध में, दोनों बुक्स का लगा करके जो एविडेंस थे। तो क्योंकि अब बड़ा आदमी हो चुके थे तब तक साहब, अब वो पुलिस ने दर्ज नहीं किया। फिर हम कोर्ट गए, तो कोर्ट ने 56(3) के तहत इसका मामला वो दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद में चलता रहा। बाद में नेशनल मीडिया में आया 2012 में, तो जब ही आ गया था प्रिंट मीडिया में। तो 2014 में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में ये आया बहुत बड़े लेवल पर। ये बात है जब लोकसभा चुनाव था 14 का, उससे जस्ट पहले का। उसको आने के बाद में पूरा मार्केट से इन्होंने स्वराज को हटा लिया। हाँ, ये कहते थे पहले कि भाई जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेगा उसको स्वराज पढ़नी पड़ेगी, और स्वराज के बारे में पूरा एक फॉर्मेट भर के देना पड़ता था। लेकिन जैसे ही नेशनल मीडिया में हमारा जिक्र हुआ, उसके बाद पूरा मार्केट से स्वराज हट गया। मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता रहा काफी समय तक। अब न्यायालय की प्रक्रिया आपको पता ही है, हमारी थोड़ी सी धीमी है, मतलब पेंडेंसी बड़ी चीटिंग, सरेआम चीटिंग। है ना। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हम इसको मामले को उठा करके हाई कोर्ट ले गए। अभी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। कभी भी इस क्या पे निर्णय उम्मीद है कब तक निर्णय आएगा? निर्णय तो क्योंकि कभी भी आ अपनी सकता कानून है। व्यवस्था और थोड़ी-सी लचर-पचर है, टाइम हाँ, लगता है। निर्णय मतलब कभी भी आ सकता है, लेकिन इतना मैं आश्वस्त हूं कि क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मेरे फेवर में आएगा, इतना मैं आश्वस्त हूं। क्योंकि जो सबूत है, दस्तावेजी सबूत हैं। आपके लिए एक संदेश आया है कि आपको पुस्तक प्रकाशित होने से पहले केजरीवाल जी को पुस्तक नहीं भेजनी चाहिए थी। ये गलती कैसे कर दी आपने? हम दरअसल में हम सीधे आदमी थे, हमको पता नहीं था कि भाई ये दुनिया में चालाक लोग भी होते हैं, बहुत पहली बात है। अब 13-14 साल की समय हो गया, तो जी, जी, हम जी, तो जी। गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, तो मानते थे कि सभी लोग अच्छे हैं। जी, नागर सर, संजय बैसल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी जितेंद्र जी रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का अभिनंदन करती हूँ, जी। स्वागत करती हूँ। संजय और जी हमारी टीम के जी, बताएँ। ये ये संडे पोस्ट में पत्रकार हैं, हमारी टीम के बुलंद आवाज है। जब हम जनजागरण कार्य करते हैं तो संजय जी का जो नारा होता है कि भाई हर मतलब एक एक ही संकल्प, एक ही संदेश, भारत बने पुस्तकालय। बड़े बुलंद आवाज में संजय भाई बोलते हैं। जी, उन्होंने लिख के भेजा है, ना रुकेंगे, ना कभी ना थकेंगे रुकेंगे, कभी ना ना थकेंगे। थकेंगे।
जी। कभी जब तक भारत का हर गांव लाइब्रेरी वाला ना बन जाए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और देखिए, ये चीटिंग की बात जो आप मैंने पूछा और आपने जवाब दिया, दरअसल ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे। कवि जो कवि समाज से लोग आते हैं, ये सब चीजें होती रहती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि फैसला आपके हक में आए। और जी। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि घर घर ये कार्यक्रम जाएगा। और आपकी जो बात है, जो आपकी सच्चाई है, वो लोगों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। पुस्तकालय की जहाँ तक बात है, सारी टीम आपकी यहाँ पर इस वक़्त सशक्त टीम जिसको कहते हैं जी। जी। मौजूद है। और जिस तरीके से एक मुहिम को लेकर आप चल रहे हैं, उम्मीद नहीं मैं कहूँगी कि पूर्ण विश्वास है कि जो मिशन आप लेकर चल रहे हैं, उस मिशन में आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। अपील क्या करना चाहेंगे आप देखिए, तमाम मैं से? मैडम, मैं जो ना आपके इस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस लाइव के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि भैया, आप चाहे शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, अगर गांव से तो कहीं ना कहीं सब लोगों का कनेक्शन है, क्योंकि जड़ें तो सबकी गांव में ही हैं। हमें एक बार अपने गांवों की तरफ जरूर देखना है, और उन गांवों के जो बच्चे, जो भाई बहन आपके जो छूट गए हैं, जो आप तो कामयाब हो गए, आप तो शहर में आ गए, लेकिन जो छूट गए हैं, जो आपके बराबरी में नहीं आ पाए, उनके लिए एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखें, और अपने गांव में एक पुस्तकालय जरूर बनवाएं। कई लोगों ने तो इस मिशन की से प्रेरित होकर के अपने जो पुश्तैनी घर थे, वो सिटी में आ गए, पुश्तैनी घरों में लाइब्रेरी बनवाए। ग्रेटर नोएडा का मायचा गांव है, मैं तेज सिंह भाटी जी हैं, वो रेलवे में बड़ी पोस्ट पर रहे हैं, तो उन्होंने मिशन की प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपने गांव का घर और मैं अपने पैसे से लाइब्रेरी बनवा दी। अभी हमारा ताजा पूरा एग्जाम। जी। नागर सर, हमारा पूरा जो पटल है वो आपके स्लोगन से एकदम सुशोभित हो गया है। जी। जितेंद्र रावत जी लिखते हैं, मेरी गांव की देहरी पे युवा मिलेगा मेगा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। जी। ये नितिन स्लोगन सागर होते हैं हमारे। जुड़े हैं, अभिनंदन है आप सभी का। जुड़े रहिए, बने रहिए जी, आपका है। जी। और अभी देखिए ताजा एग्जांपल मैम देखिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने भी अपना पुश्तैनी घर लाइब्रेरी के लिए दान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग अब समझ रहे हैं कि भाई ये हर गांव की जरूरत है, और तब तक गांवों का विकास नहीं होगा जब तक गांवों में लाइब्रेरी नहीं बनेंगे, और वो लाइब्रेरी भी गांव के लोगों के द्वारा ही बनाई जाए, जन भागीदारी के माध्यम से बनाई जाए। तो मेरा आपका तो सभी। बहुत सुंदर संदेश आया है लाल जी। बहार जी की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि आप जितने साधारण दिखते हैं, उतने ही असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं सर, जी। इसीलिए किरदार जिंदगी का हिस्सा है। और आपकी पूरी टीम को हम साधुवाद देते हैं और बहुत जी। सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह निरंतर आप काम करें। और सबके नंबर आ चुके हैं कुछ संदेशों के माध्यम से। तो जी। जो भी जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम से, वो जरूर जुड़ेंगे। जी। देवराज नागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी, योगेश टीम के कुमार बहुत। रावत अच्छा, जुड़ गए हैं। देवराज नागर जी के बारे में बता दूं मैम, मैं एक जी एक जरूर। जन जागरण कार्यक्रम में इनसे बोलने के लिए कहा गया कि भाई आप भी थोड़ा सा अपने विचार रखिए। तो पता है इन्होंने क्या कहा था कि मैं देश का जब अंतिम गांव में हम जन जागरण करेंगे, जिस अंतिम गांव में जब लाइब्रेरी बनेगी, मैं वहां बोलूंगा, और हमारा लक्ष्य है पूरे देश भर में लाइब्रेरी बनाना। आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर बिल्कुल, इंजीनियर हैं। बिल्कुल, ताकि वो बोल पाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी उम्दा सोच है आपकी। आज का नौजवान अधिकतर नेता बनना चाहते हैं जी। जी। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हाँ, अच्छे नेता अगर आप बनना चाहते हैं देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, तो जरूर हर युवा को नेता बनना चाहिए। लेकिन सभी नेता बन जाएंगे तो बाकी का काम कौन करेगा? कौन। इसलिए सबके अपने अपने दायरे हैं। और सर आपको सैल्यूट कर रहे हैं जितेंद्र रावत जी। जी। जितेंद्र रावत जी पलवल से हैं, हरियाणा से इंजीनियर हैं आप एमएनसी में। जी, बहुत ही। बहुत सशक्त टीम है आपकी। और सभी टीम के लोग जुड़े हुए हैं तो और अच्छा लग रहा है सबसे एक एक करके बातचीत करके। सर, जब आप
लाइब्रेरी की बात करते हैं, आप भारत और विश्व गुरु बने और जो समाज है उसका सुधार हो, जो बच्चे इधर-उधर होते हैं गाँव के, जैसा कि आपने शुरू में कहा, जी। वो कनेक्ट हो एजुकेशन से, किसी जी। न किसी रूप में जुड़ें। और जी। जैसा कि आपने एक उदाहरण भी दिया कि एक बच्चा पढ़ के पुलिस में उसकी जी। भर्ती अभी हुई है। जी। तो युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं। तो जी। पूरी जो हमारी यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से, देखिए आपकी ग्रामीण पाठशाला की तरफ से? देखिए ग्राम पाठशाला की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई ऐसा कोई गांव नहीं बचना चाहिए जहां पर लाइब्रेरी ना हो। और इस कार्य को जो अग्रणी भूमिका में जो निभानेंगे वो उस गांव के युवा ही निभा सकते हैं। और वो कैसे? सपोज कि किसी गांव में पंचायत भवन भी नहीं है, किसी गांव में कोई सार्वजनिक जगह भी नहीं है, तो जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े व्यक्ति का, जो बाहर चले गए, उनका कोई ना कोई ऐसा मकान जरूर पड़ा होगा जिसका उपयोग कर सकते हैं। ये भी मान लें हम कि भाई किसी गांव में बहुत अधिक पैसे वाले लोग नहीं हैं, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम एक कुर्सी अपने बच्चे के लिए अपने घर में भी तो रखते हैं। तो वो एक कुर्सी, 10 लोगों ने मान लिया 10 कुर्सी रखती है, एक एक कुर्सी, मतलब वो बच्चों को एक जगह बैठाना है। कुल मिलाकर के मतलब एक जगह बैठाना है कि भाई आप सब जब एक साथ बैठते हैं, एक गांव के 20 बच्चे एक साथ बैठे, उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो बड़ा बच्चा है, जो अच्छी तैयारी कर रहा है, वो छोटे बच्चे को गाइड करेगा, उसकी जो कोई समस्या आएगी उसको भी सॉल्व करेगा। आपस के झगड़े तो समाप्त हो ही जाएंगे, भाईचारा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही उसको ये फायदा मिलेगा, उसको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जी, लाल बहार जी ने एक संदेश भेजा है कि जी। जी। कप्तान कपिल देव की टीम पाठशाला का हिस्सा है, इसके जी बारे में कुछ बिल्कुल। बताना चाहेंगे? बिल्कुल जी। कपिल देव जी, देखिए कपिल देव जी से पूरी टीम दिल्ली में उनके आवास पर मिली थी। और आप विश्वास करिए कि हम मतलब सोच नहीं पा रहे कि हम कपिल देव जी के साथ है। कपिल देव जैसी शख्सियत यदि टीम को अपने घर पे मिलने का समय दे रहे हैं, उनको चाय पिलाने हैं, तो ये टीम के लिए एक बहुत गौरव का क्षण था। और उसके बाद जब टीम ने उनसे आग्रह किया कि जी ग्रेटर नोएडा की एक लाइब्रेरी में उद्घाटन होना है, तो उन्होंने शहर स्वीकार किया और उस लाइब्रेरी के उद्घाटन में पहुंचे। और उसके बाद उन्होंने ये वहां सबके सामने कहा कि मैं आज से टीम का हिस्सा हूं, और भी जो हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको भी इस टीम से जोड़ूंगा ताकि ये संदेश देश भर में जाए। तो बहुत कपिल बढ़िया। देव जी का नागर सर, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। जी, नागर सर, जो आप जिस पुस्तकालय की बात कर रहे हैं, उसमें किस तरह की किताबें आपने रखी हैं? देखो किताबों का तो देखिए मैम, इसमें ये होता है कि जो उस गांव में जो बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी कंपटीशन की वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके अनुसार ही जो जरूरत होती है वो पुस्तकें होती हैं। हमारी तरफ से कोई पुस्तकें भी नहीं दी जाती। हम लोग तो इतना काम कर देते हैं, कई लोग हमारे संपर्क में आते हैं कि जी हमें पुस्तक डोनेट करनी है, तो हम बता देते हैं कि भाई हमारे फला डिस्ट्रिक्ट में और वो गांव है, वहां जो है पुस्तकें आप दे सकते हैं उस लाइब्रेरी तो पर। क्या वहाँ पर कोई फैकल्टी भी है पढ़ाने के लिए, या सिर्फ लाइब्रेरी चल रही है गाँव वाले के भरोसे, या क्योंकि आपकी टीम तो प्रॉपर होती नहीं होगी, तो कोई एक व्यक्ति मैं होता मैं होगा? मैं, जी, मैं इसका इसका जवाब आपको देता हूँ। जी। अभी तक क्योंकि जो टीम जो बन रही है, टीम इस तरीके की है, जिस गांव में लाइब्रेरी बनती है उसी गांव में एक दो जो टीम के मेंबर हो जाते हैं, वो टीम से जुड़ जाते हैं। और वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े होते हैं। वो फिर उस गांव की लाइब्रेरी के बच्चों को गाइड करते हैं। और समय समय पर वो आग्रह करते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, हमारी टीम में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जजेज हैं, एडवोकेट्स हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं। तो हम उन लोगों को फिर आग्रह करते हैं कि भैया जी आप ना उस गांव उस डिस्ट्रिक्ट में उस लाइब्रेरी पे चले जाइए। एसीपी फिरोज आलम जैसी शख्सियत वो हमारी टीम के मेंबर हैं। आपने सुना होगा कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, फिर उन्होंने यूपीएससी क्रैक करके और वो अभी एसीपी हैं दिल्ली के अंदर। वो हमारी टीम के मेंबर हैं। ऐसे जो लोग हैं, वो जो अधिकारी वर्ग है, वो जाकर के बच्चों को फिर अपना अनुभव शेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। उससे उन बच्चों को लाभ मिलता है। पीछे मंजिल सैनी मैडम है, आईपीएस हैं,
पीछे वो भी गाजियाबाद की गनौली गांव की लाइब्रेरी पर वो गई थी। तो उन्होंने जाकर के बच्चों को समझाया। तो कई सारी बेटियों ने उसी दिन निर्णय लिया कि हमको भी इन जैसा बनना है। बच्चों को क्या होता है मैम, जैसे लोगों को वो देखते वैसा बनना चाहते हैं। जब वो अपने बीच में देखते हैं कि अच्छा आईपीएस ऐसे होते हैं, इनको ये मतलब इनका ये रुतबा होता है, कहते हैं अच्छा हमें भी बनना है। और इस टीम का भी जो भाई साहब लाल बहादुर जी लिख रहे हैं, ना तो कोई पद है इसमें, ना कोई बैंक अकाउंट है। सब लोग इक्वल लेवल पर हैं। हाँ, कैप्टन लाल बहादुर जी हैं हमारे। ये मैं पब्लिकली सबके सामने बोलता हूँ, क्योंकि देखिए कैप्टन तो चाहिए ना कोई टीम के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत है ना। सुंदर जानकारी और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी पूरी टीम के बारे में हमने जाना, पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है इस वक़्त और जी एक मिशन, एक सोच, एक संकल्प लेकर आप चल रहे हैं। हम तमाम सुधी श्रोताओं की तरफ से इस पटल के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। किसी न किसी रूप में अगर हम इस मुहिम से जुड़ सके तो हमारा सौभाग्य होगा। जो दर्शक श्रोता इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट बॉक्स में नंबर हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और नागर सर, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी, हमारे धन्यवाद। आतिथ्य को आपने स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जी, धन्यवाद मैम, नमस्कार। अगली बार नए किरदार के साथ, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। फिर नई शख्सियत, फिर नई बातें, नए पहलू पर, खट्टी-मीठी बातों पर हम गौर करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।